Good morning everyone. I hope you all are doing well in your life. In today's video I am going to discuss about the next part of unit 3rd, that is core ideas behind developing any kind of discipline. यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर हम डिसिप्लिन के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव स्टडी करेंगे। डिसिप्लिन हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप जिसके अंडर जिसकी ब्रांचेस डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही हैं और उसके खुद के फंडामेंटल रूल्स हैं, खुद के लॉज हैं, खुद के एवेल्युएशन टेक्निक्स हैं। तो इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। अभी हमारे पास डिसिप्लिन के कोर आइडियाज़ को स्टडी करने के लिए हमने 6 पर्सपेक्टिव स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज़ फिलोसफिकल, देन एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, मैनेजमेंट, एजुकेशनल और हिस्टोरिकल। इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन नेक्स्ट डिस्कशन में नेक्स्ट 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अगर हम स्टार्ट करें डेफिनेशन से, रिसेंटली 3 करिकुलर डिस्कोर्स, ऑटोनॉमस लर्नर्स, पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप, ग्लोबलाइजेशन बीइंग इवॉल्व्ड इन द डिबेट्स विच कैन बी रिसीव्ड एज अ न्यू फॉर सोशल रिकन्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि जो समिट्स, लेटेस्ट समिट्स वगैरह हो रही हैं उसमें वहाँ पर जो हमारे पास बेसिक आइडिया ऑफ डिस्कशन है वो इसी के बेस पे है कि न्यू सोशल रिकन्स्ट्रक्शन कैसे हो। द स्कूलिंग शुड अलाउ इंडिविजुअल लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस एंड कॉम्पिटेंसीज। क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास नीड ऑफ द आवर क्या हो गई है कि हमारे जो लर्नर्स हैं वो इतने कॉन्फिडेंट और इतने वेल एस्टेब्लिश्ड होने चाहिए कि उनके पास खुद का एक नॉलेज बेस रेडी करने और या उनके पास खुद को प्रूव करने का एक टैलेंट होना चाहिए। तो इस तरह से टू अटेन दिस यंग पीपल शुड प्ले एक्टिव रोल टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव सिटीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कि उनके पीछे इस बात को लेके क्या थिंकिंग है कि हमारा जो यंग वंस हैं वो इतने एक्टिव होने चाहिए, इतना एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए उन्हें टुवर्ड्स सोसाइटी कि वे कुछ भी नया इनोवेटिव कर सकें खुद की नॉलेज बेस के साथ। दिस कोर्सेज हैव एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब एज रैशनल्स फॉर चेंजिंग द करिकुलम कंटेंट। इन ऐसे समिट्स ने ट्राई किया है कि जो हमारा पहला पैटर्न है बच्चों को पढ़ाने का कि उन्हें एकेडमिक नॉलेज दी जाए, उन्हें हर एक एकेडमिक डिसिप्लिन से अवेयर करवाया जाए। लेटर ऑन नो डाउट दे आर नॉट एबल टू ग्रो दैट मच, लेकिन अब हमारी थिंकिंग क्या है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो खुद का नॉलेज बेस रेडी करके इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। तो इफ एंटेल्स टू स्कूल टू डिफरेंट इम्प्लीकेशंस एज टू हाउ स्कूल सब्जेक्ट शुड रिलेट टू द एकेडमिक डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन एक पूरी ट्री की तरह है और हमें एकेडमिक सब्जेक्ट्स में उसकी शूट्स के बारे में समझाया जाता है, यानी कि उसकी जो थोड़ी बहुत ब्रांचेस है उसके बारे में अवेयर किया जाता है। कंप्लीट एकेडमिक डिसिप्लिन को पढ़ना इट्सेल्फ अ नेक्स्ट चैलेंज। तो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करना कि स्कूल सब्जेक्ट्स में ही हमारे एकेडमिक डिसिप्लिन के साथ हमें कनेक्ट कर दिया जाए। कोर आइडियाज बिहाइंड डेवलपिंग वेरियस डिसिप्लिन ओरिजिनेट टू एकम्प्लिश दीज एम्स ऑफ डिसिप्लिन टू टेल द स्टूडेंट्स अबाउट सोशल रियलिटी। इनका मेन मोटिव क्या रहेगा, हमें ऐसी चीज़ के बारे में समझाना जो हमें ट्राई करे सोसाइटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की। क्योंकि जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ बुकिश नॉलेज तक सीमित हैं, वी आर नॉट एबल टू यूज़ इट ऑन द रेगुलर बेसिस। तो इस वजह से हमारे पास जो नया करिकुलम कंटेंट तैयार करने की कोशिश हो रही है वो ऐसा कंटेंट है जो हमें सोशल रियलिटी के साथ कनेक्ट करेगा। तो इसी तरह से उन्होंने इसी बेस पे एक टेबल क्रिएट किया है कि हमारे 6 डिफरेंट डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स होंगे जिसके बिहाफ पर हम करिकुलम का जो एजेंडा है वो डिसाइड करेंगे कि हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास जो व्यू है दैट इज़ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में क्या है, फॉर अ फिलोसफर फॉर द एकेडमिक डिसिप्लिन आर टू रिप्रेजेंट फॉर एन इंडिविजुअल is to the problem of organization of the knowledge and transformation into the reality। फिलॉसफी बेसिकली क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है जिसको हम साइंस के साथ अगर हम रिलेट करना चाहें तो हम फिलॉसफी को साइंस के साथ रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस हमारे पास फैक्ट
के साथ साथ एक्सपेरिमेंट पर भी बेस्ड होती है, लेकिन फिलॉसफी एक थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रही है. Ever since Pluto believed that the owner of the world could be one is matching the unity of the knowledge about the world. यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहा है कि फिलोसफिकल व्यूज़ सामने आ रहे हैं हमारे डिसिप्लिन को रेडी करने को लेके कि प्लूटो के अकॉर्डिंग हमारे पास वो डिसिप्लिन ही बिल्कुल सही डिसिप्लिन है जहाँ पर नॉलेज जुड़ रही है आके. यानी कि आज हमारे पास स्टेजेस क्या हैं, इफ़ वी वांट टू रिसर्च इन एनी माइक्रो काइंड ऑफ फील्ड, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं किसी पे, तो वो हमारा एक अलग सा सब्जेक्ट हो जाता है, यानी कि नॉलेज गेट फ्रेगमेंटाइज. लेकिन यहाँ पर फिलोसफर्स की थिंकिंग क्या है कि नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो अगर हमने एक जगह सीखी तो वो 10 जगह अप्लाई हो जाए. यूनिटी ऑफ द नॉलेज. It is possible by some inclining and creating a unified theory of reality and knowledge. The traditional philosophical perspective where the academic disciplines are similarly particular branches of the knowledge. Taken together, they form the whole. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नो डाउट हमें कुछ भी नया सीखने से पहले उसे फ्रेगमेंट्स में टुकड़ों में सीखना पड़ता है, लेकिन वो उसकी उस ट्रीज़ की एक ब्रांचेस की तरह होना चाहिए कि एट द एंड जब वो सारी ब्रांचेस हम गो थ्रू कर जाएं तो हम उस ट्री तक पहुंच जाएं. तो उसी तरह से वो ट्राई कर रहे हैं. फिलॉसफी में प्लूटो का क्या व्यू है कि नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो हमें यूनिटी प्रोवाइड करे रादर देन फ्रेगमेंटाइज का हमारे पास फ्लॉज क्या है कि हमने 10 साल या 20 साल एक चीज़ को पढ़ा, लेकिन अगर हम उसे प्रोफेशनल स्किल पर डेवलप ही नहीं कर पाए तो वो नॉलेज हमारी क्या हो गई, बेकार हो गई. हम उसे कहीं और यूज़ कर ही नहीं सकते. तो इस तरह से इस चीज़ से हमारी कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, वो हो गया. The knowledge above the level of mere opinion fell automatically into jurisdiction of philosophy could be judged by its own method. क्योंकि हमारे पास क्या है, नॉलेज आजकल जो हमारे पास नॉलेज चल रही है उसको जज करने के हमारे खुद के मेथड है. अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस को एनालाइज करने के लिए हमारे खुद के लॉज हैं, खुद के एक्सपेरिमेंट्स हैं. Aristotle was the first to introduce division of knowledge by dividing it into theoretical और practical inquiry, दिस बैलेंसिंग प्योर थिंकिंग. तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास फिलोसफर है एरिस्टोटल, उन्होंने नॉलेज को क्या किया है, ट्राई किया है डिवाइड करने का. और डिवाइड भी किन 2 कैटेगरीज में करना है, सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल. जो सीखा उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओ तो हम उस नॉलेज को ट्रू नॉलेज काउंट करते हैं. In the earlier 20th century, the new thought under the logical positivism emerged. The logical positivists came out to restore the unity of science knowledge that was undermined through the rapid proliferation of academic discipline and research agenda. तो 20th सेंचुरी में हमारे पास नया थॉट इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ लॉजिकल पॉजिटिविज्म. यहाँ पर क्या है, टू रिस्टोर द यूनिटी ऑफ साइंस एंड नॉलेज दैट वाज अंडरमाइंड थ्रू द रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन. यहाँ पर हमारा एजेंडा क्या है, साइंस की सारी नॉलेज को एक साथ कोलैबोरेट करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी साइंस जो है इतना बड़ा डिसिप्लिन है जो अब इंटरडिसिप्लिनरी या सब पार्ट्स में लगातार खुद को ब्रेक करता जा रहा है. This therefore to achieve all this academic discipline should share the same universal scientific rationality. पूरे थ्रू आउट द यूनिवर्स साइंस की नॉलेज को यूनिटाइज करना, इट्स रियली अ बिग चैलेंज. फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म वन माइट मस्ट एक्सपेक्ट द नंबर एंड द कंटेंट ऑफ academic discipline to remain relatively stable. In this context, Kuhn coined the term paradigm to express the idea that paradigm basically बच्चे क्या वर्ड होता है कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ बहुत बड़ा चेंज हो जाना, उसे हम पैराडाइम बोलते हैं. द डिसिप्लिन्स आर ऑर्गेनाइज सर्टेन वेज ऑफ थिंकिंग और लार्जर थेरेटिकल फ्रेमवर्क, जैसे पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू वर्चुअल मीडिया, दैट इज़ एक सडन सा शिफ्ट जो एकदम से टाइम की नीड हमारी डिमांड बन गया, तो उसे हम पैराडाइम बोलते हैं. Certain ways of thinking or larger theoretical framework which can best explain empirical phenomena in discipline field. लियोटार्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में डिसिप्लिन could be understood as a specific practice with rules that determine the kind of statement that accepted as true or false within that particular discourse. लियोटार्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए कि विद इन दैट करिकुलम ही हम उसका ट्रू और फॉल्स उस अपने लॉजिक से उसको एक्सप्लेन कर पाएँ उस पर्टिकुलर डिस्कोर्स में. लियोटार्ड इंटरप्रेट्स प्रैक्टिस एज अ
विटजेनस्टाइन लैंग्वेज गेम, उसने इसे लैंग्वेज गेम की तरह बोला है। क्लेम दैट नो फॉर्मल लैंग्वेज गेम कैन बी यूनिवर्सल एंड कंसिस्टेंट। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो साइंस है वो एक लैंग्वेज गेम है, जो और लैंग्वेज कभी भी किसी भी एरिया की यूनाइटेड नहीं हो सकती। जैसे अगर हम बात करें पंजाब में ही, तो पंजाब में ही डायलेक्ट का बहुत फ़र्क है लैंग्वेज का, तो उसी तरह हमारी साइंस की नॉलेज भी कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकती। द consistent or in other words cannot be an all encompassing language game for science. The scientific progress can only occur within the boundaries of disciplinary language. तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो टुकड़े हमने बांट दिए वो सही हैं, क्योंकि उनको डिफाइन करने का अलग से लॉजिक है, अलग से एक्सपेरिमेंट्स हैं, अलग से फंडामेंटल लॉज हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप एक लैंग्वेज, जैसे एक लैंग्वेज को कभी भी यूनिवर्सलाइज नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि आप चाहे इंडिया में रहो चाहे अमेरिका में, द लैंग्वेज डायलेक्ट विल बी द सेम। उसी तरह से साइंस भी आप कहीं पे भी ऐसे यूनिफाई नहीं कर सकते। कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जिन्हें हम यूनिवर्सली लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन सारी नॉलेज को अगर आप बोलो कि आप साइंस को कनेक्ट कर दोगे यूनिवर्सली, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इंसाइट्स क्या है इस थ्योरी के? द एकेडमिक डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट द प्रॉब्लम दैट आर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस। प्रॉब्लम ये है कि आज हमारी जो नॉलेज है हर छोटे टुकड़े में टूटती जा रही है। David Bridges has made the argument that discipline not only make a community for argue possible, rather it also enhances the credibility of scientific research by maintaining the discipline's specific rigor of inquiry, which lost in post-disciplinary science. तो जो हम सोच रहे हैं कि नॉलेज अगर कोई अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट अकेला है तो उस अकेले की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर हम बात ट्राई कर रहे हैं पोस्ट डिसिप्लिनरी अप्रोच अप्लाई करने की, कि सारी साइंस की नॉलेज को एक साथ कर दें, तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनका खुद का आज एक प्रोफेशनलिज्म है, वो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज एग्जिस्ट बिकॉज दे क्रिएट सम कोहेरेंस इन टर्म्स ऑफ थ्योरीज, this concept methods that allow the testing and validation of hypotheses according to agreeable rules. This interdisciplinary boundaries क्या होती हैं? जो बाउंड्रीज एक दूसरे से इतना मैच नहीं करती। डिसिप्लिनरी क्या है? उनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, तो वो वही बोल रहा है। These rules are most different from discipline to discipline to make some extent incompatible. नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास क्या है? एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? जिसमें हम बेसिकली ह्यूमन के नेचर को पढ़ रहे हैं। इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन अ कल्चर और सिविलाइजेशन। एंथ्रोपोलॉजी एक कल्चरल साइंस का पार्ट है जिसका कनेक्ट सिर्फ कल्चर को स्टडी करना, ह्यूमन के नेचर को स्टडी करना होता है। Nowadays, anthropologists focus on the interest towards more understanding cultural practice in modern society while taking into account processes of globalization and growing contact between the societies and the culture. The criteria used to distinguish anthropology from sociology. तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो सोशोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी है, सोशोलॉजी में भी हम सोसाइटी के चेंजेस को ही स्टडी करते हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी अलग तरह का है जो सिर्फ कल्चर को ही स्टडी करता है। एथनोग्राफी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द ऑब्जर्वेशन of cultures by participating in a cultural groups and practices. Anthropologists analyze any academic discipline in terms of cultural practice. मतलब आप कोई भी नॉलेज उन्हें पकड़ा दो, बस वो उस नॉलेज को कल्चर के साथ रिलेट करके ही देखेंगे. दे क्रिएट एंड मेंटेन देम. एवरी डिसिप्लिन वुड हैव टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ लार्ज कल्चरल ग्रुपिंग्स and also known as cultural microcosm that manifests itself regarding the existence of disciplinary academic departments. Anthropologists should able to find numerous cultural difference comparing one discipline of one country to academic community of another country. तो यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारी एंथ्रोपोलॉजी है वो कोई भी डिसिप्लिन पर रिसर्च करती है तो वो सिर्फ उसकी कल्चरल प्रैक्टिस देखती है, और उससे उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस निकाला है कि अगर हम एक कंट्री में रहते हुए भी सेम एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और दूसरी कंट्री में जाकर हम उसी सेम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, फिर भी हमारे पास नो डाउट हमारी जो एकेडमिक नॉलेज चाहे सेम हो, फिर भी कल्चर पर उसका इम्पैक्ट अलग तरीके से ही पड़ेगा. The anthropological views can analyze and explain academic cultures by looking at their cultural practice. The anthropological
views can analyze and explain academic cultures by looking at their culture, practice, reinforce group identity, and anthropologists will always be reluctant in making value judgments. तो हमारे पास जो anthropologists हैं वो कभी भी आपको concrete judgment provide नहीं करते. They always try to avoid these kind of judgments. The sociological perspectives हमारे पास क्या हैं? Sociology can legitimately interested in any aspect of human life, but it is a sociological mindset that would set him or apart from social scientists. Human behavior is largely determined by practice prevalent in the society and organization. यहाँ पर sociologist क्या है? वो हमारी ह्यूमन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, सोशोलॉजिकल माइंडसेट को स्टडी करते हैं. ह्यूमन बिहेवियर को लार्जली डिटर्मिन किया जाता है सोसाइटी के अंदर. ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटल ग्रुप कैन बी एनालाइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंगल ओनली. तो यहाँ पर हमारे पास जो ह्यूमन लाइफ के एंगल से हमने जो स्टडी कर रहे हैं, जो डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करने का ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ उसे पढ़ा जाएगा. एकेडमिक डिसिप्लिन विच कैन बी ट्रीटेड एज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन साइंस. तो उन्होंने क्या इन्फ्रेंस निकाला है कि बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम क्या तैयार कर रहे हैं, साइंस की लेबरर्स इन साइंस. Crucial aspect as the overall professionalization of science, academic discipline can be quite influential as they control resources of academic departments, assess to profession by awarding degrees through employment, or they are able to classify what is good practice in the profession. तो basically हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने 10 साल साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े और उसके बाद हमें साइंस की लेबर में हम चले गए, साइंस की जॉब मिल गई, और फिर जब हम साइंस पढ़ रहे थे तो हमारे जो करिकुलम को या यूनिवर्सिटी की हेल्प से हमें उस करिकुलम के लिए सर्टिफिकेट या डिग्री मिल गई, जिस डिग्री के बिहाफ पे हमने एक अच्छी नौकरी क्या कर ली, हासिल कर ली. कहीं ना कहीं दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड प्रैक्टिस फॉर द प्रोफेशन. बट बिसाइड प्रोफेशनलाइजेशन इंक्रीज द कंपटीशन अमंग द डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल ग्रुप्स ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज. कहीं ना कहीं सेम नॉलेज पर भी हमारे पास क्या स्टार्ट हो गया, कंपटीशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी आपको वही कोर्स इतना अच्छे तरह से प्रोवाइड करवा रही है कि आपकी प्लेसमेंट साथ के साथ हो रही है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट एबल टू प्रोवाइड यू एट फुल नॉलेज, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप प्रोफेशनलिज्म के जो एजेंडा है, जो लाइंस हैं, उनके क्राइटेरिया हैं, उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे. तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप में कंपटीशन क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है. द डिवीजन ऑफ लेबर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्निज्म, एक्सप्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग rationality of society organization. Academic disciplines certainly have all the main characteristics of other professions including collegiate autonomy. हमारे पास जो वो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो हमारा डिसिप्लिन रेडी होता है, उसे रेडी करने के पीछे जो हमारे कोर आइडियाज़ हैं, या यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन है, या उस पर काम करने वाली प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन है, उस डिस्टिंक्ट सेट ऑफ नॉलेज है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो सब उस करिकुला के डिस्टिंक्ट हैं. Academic discipline is linked to the career path or profession outside academia. More successful will be the attempts of professionalized tend to be. Sociological perspective thus explain why academic discipline enjoy a different reputation. In particular, why they are such big difference established and less established discipline. तो वो basically क्या कर रहे हैं कि अगर आप आज 10 साल साइंस पढ़ रहे हो तो अगले उसके बाद जब आपको जॉब मिलेगी, या फिर 10 साल कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, उसको उसके बाद जो जॉब मिलेगी उसके रेपुटेशन में इतना फ़र्क क्यों है कि उसके बाद इन एकेडमिक प्रोफेशन और डिसिप्लिन आर थस आइडेंटिफाइड एज द मेन पावर ब्लॉक्स इन एकेडमिक इन्वायरमेंट विद मोस्ट होमोजीनियस प्रोफेशनलाइज्ड डिसिप्लिन एक्सर्टिंग मोस्ट इन्फ्लुएंस इन द यूनिवर्सिटीज़. तो फिर एट द एंड क्या होगा, जब जिस कोर्स को करने के बाद प्लेसमेंट लेवल ज़्यादा अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली उस कोर्स की डिमांड मार्केट के अंदर ज़्यादा हो जाएगी. रेलिवेंस क्या है? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैन मेक सेंस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द एकेडमिक प्रोफेशन. ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर कोर्स हम पढ़ रहे हैं उसके बाद उसका होगा क्या.
academic profession in the context in larger trends of the world of the work, as discipline largely identified with the particular group of practitioners or professionals. However, no discipline can survive without a community of practitioners. It is least questionable whether the aim of creating academic journalists can lead to creation of professional in their own right, यूनिवर्सल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस और देयर ओन वर्क एथोस। तो ये अभी हमें नहीं पता कि ये सही है या नहीं कि खुद के वर्क एथिक्स हो या खुद का प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करना, लेकिन येस अगर कोई कोर्स आप कर रहे हो जिसकी प्लेसमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसका जो मार्केट वैल्यू है वो रेज हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लीस्ट प्रेफरेबल कोर्स। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।